नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सभी का स्वागत एक और नई वीडियो में। जो कि आपका होने वाला है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो आपके लैब असिस्टेंट की जॉब थी, जो कि आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के लिए जो टीचर्स के साथ लैब असिस्टेंट होते हैं आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लैब के लिए, चाहे वो स्कूल कॉलेज किसी में भी हो, तो ये आपके झारखंड स्टेट के अंदर, जो कि एक भारत का राज्य है झारखंड, उसके अंदर वहाँ पर जो है ये जॉब निकले थे। हालांकि हम इसके बारे में नोटिफिकेशन में हम बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इससे रिलेटेड कि ये जॉब किसके लिए रहेगा, कौन अप्लाई कर पाएगा, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। देखिए इसके लिए क्या रहेगा, पहला तो आपका ये है, आप चाहें तो फिजिक्स के लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट विषय में भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे बात आपके लिए ये है कि आपको अप्लाई तो करना है, तो उससे पहले आपके लिए एलिजिबिलिटी, एज के बारे में लिमिट और बाकी सारी चीज़ें जानना जरूरी है। हालांकि मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन के अंदर भी कि 21 ईयर जो है कम से कम आपको होनी चाहिए कंप्लीटेड इसके लिए अप्लाई करने के लिए। साथ में हमने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करी थी, फॉर्म की फीस के बारे में बात करी थी, और मेनली हमने ये बात करी थी ये सिलेक्शन होने कैसे वाला है, क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या बीच में कोई एग्जाम के दौरान कोई सिलेक्शन है। तो वो सारा कुछ हमने नोटिफिकेशन में चर्चा करी थी, तो आप उसमें पूरा अच्छे से देख पाएंगे इसको लेकर। आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, यानी कि 5 अप्रैल से ये चीज़ स्टार्ट हुई है इसके लिए। और ये कब तक होने वाली है, तो पूरा 1 मंथ का समय दिया गया आपको, पूरे 1 महीने यानी कि 4 मई तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर झारखंड लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के जिसमें भी आप चाहें उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरना होगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो के बाद निश्चित तौर पर आसानी से अपने फॉर्म को जो है भर पाएंगे। अब देखिए ये आपकी जो है झारखंड यानी कि JSSC.NIC, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपके झारखंड SSC की है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट रहेगी आपके। तो इस पर आपको आगे ही अप्लाई करना है उसके लिए। जब अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा आपके पास स्क्रीन आने वाला है कुछ इस तरीके से, जो कि झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जाम देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, उसके बाद ही ये जॉब मिलेगी। ये तो आपको क्लियर हो गया। मेन बात आपको बाकी सारी हमने नोटिफिकेशन में चर्चा करी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए 5 अप्रैल से चालू हुए हैं, और लास्ट डेट इसकी 4 मई रखी गई है 12 बजे से पहले। और एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है, क्या बोली गई है, ये बोली गई है वो कि 1 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है फीस पेमेंट का, मतलब पैसे जो भुगतान करने हैं इस फॉर्म के लिए, उसके लिए 1 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे 8 मई तक आपको बोला जा रहा है कि आप चाहें तो अपने सिग्नेचर और जो आपके फोटो है ये सारी चीज़ें जो है 8 मई तक अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा और दिए गए आपको। और साथ ही प्रिंट आउट तक का भी समय यही रहेगा। फॉर्म में कोई बदलाव करना हो, अभी जैसे आप फॉर्म भरेंगे कोई गलती हो जाती है तो उसमें बदलाव का समय दिया गया है 12 मई, 10 से 12 मई के बीच में आप बदलाव कर पाएंगे फॉर्म के अंदर। फीस क्या रहेगी, तो फीस आपको बता देता हूँ, बहुत ही कम फीस है। आपको अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये SSC का एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम रहेंगे, तो फीस जो है काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। खासकर SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट वाइज हो या फिर नेशनल वाइज हो, उसकी फीस हमें कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में बोला गया है, और EWS और EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट में जो 1 में आते हैं, देखिए इसमें भी पार्ट्स होते हैं। आप अगर कैटेगरी में होंगे तो उस तरीके से आपको पता लग रहा होगा कि आप EWS में हैं या किस में है। आपके पास जिस तरीके से सर्टिफिकेट होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पे BC 2 होता है बैकवर्ड कास्ट, जो कि सेकंड वाला होता है। सेम इन सब के लिए 100 रुपीज़ है। और जो कि आपके अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं, उनको 50 रुपीज़ पे करने हैं। ये इंडियन रुपीज़ है, INR में पे करने होंगे, कोई डॉलर वाला और कोई दूसरे नहीं है, ये भी आपको बता दिया गया है। साथ ही यहाँ पे PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड को कोई फीस नहीं भरनी है, ये बात आपके लिए एक रिलैक्सेशन रहेगा फीस में। तो ये सब हमारा डिस्कस हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे यही हैं जो हमने डिस्कस करा है। और आप चाहें तो ब्राउजर ब्राउजर उसी को बोला जा रहा है, नोटिफिकेशन को, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए आप हाउ टू अप्लाई को चेक कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। नहीं तो हम सिंपल अब अप्लाई करने की तरफ बढ़ेंगे।
हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर रहे हैं सिंपल। अब देखिए आपसे आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे पूछा जा रहा है यू कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर, आपने अभी तक क्या जो कंप्लीट करा है इसके लिए रजिस्ट्रेशन, वो आपको बताना है। अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा तो आपको नो कर देना है। जैसे कि मैं अभी नया कैंडिडेट हूँ तो मेरे को नो करना है। ये उन कैंडिडेट के लिए पूछा गया है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है इस वेबसाइट पर। तो इतना तो आपको क्लियर रहा होगा, इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा। अब ऐसा ही बोला गया है कि आर यू इंडियन सिटीजन। अब आप इंडियन सिटीजन है नहीं। अब जैसे देखते हैं हम नो करते हैं तो क्या होता है, आपका इंडियन होना जरूरी है। तो ये हमें यहाँ पे इसीलिए मैं नो करके दिखा रहा था आपको, ये बात क्लियर हो जाए कि इंडियन होना जरूरी है इस फॉर्म के लिए। एप्लीकेंट अपना अपना आपको नाम बता देना है यहाँ पे। नाम कौन सा होना चाहिए, ऐसा हो जाता है हमारे कभी कभार, क्या होता है हमारे फर्स्ट क्लास के सर्टिफिकेट पे, फिफ्थ के, टेंथ के, ट्वेल्थ के या फिर कॉलेज के किसी सर्टिफिकेट पे हमारे नाम की स्पेलिंग में बाद में चल के करेक्शन हो जाता है, या फिर पहले कुछ और रही होती है अब कुछ और हो जाती है। तो ये एक चीज़ आपको एक बात याद रखनी है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो आपके टेंथ क्लास के या फिर ट्वेल्थ सेकेंडरी क्लास की जो भी मार्कशीट होगा उस पर जो नाम होगा वो आपको करना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़, आपको मिस्टर मिसिज नहीं लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब डेट ऑफ बर्थ, आपको जन्म तिथि कौन सी डालनी होगी, वही डालनी होगी जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगी। चाहे वो भले ही जो भी हो, सही हो गलत हो, आपके आईडी प्रूफ से मैच कर रही हो नहीं कर रही हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। 10वीं के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका जन्म तिथि लिखा है वही आपको भरना है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने यहाँ दे दिया जन्म तिथि। अब देखिए अब जो मैंने ये जो एज डाली है 21+ है। एक बात याद रखनी है, 21+ होना चाहिए। फादर का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। मदर का नाम भी आपको बता देना है। अब आपसे बोला जा रहा है जेंडर आप बताइए, जेंडर आपका पूछा जा रहा है तो आपको अपने बारे में बताना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, नहीं तो अदर। अदर में वो सारा केस आ जाएगा जैसे कि मैरिड होने के बाद डिवोर्स वाला केस आ जाएगा, या फिर अनमैरिड और कुछ अफेयर, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ होगा जो अनमैरिड और मैरिड के अलावा जो भी सिचुएशंस होंगे वो अदर में आएंगे। आर यू आर लोकल रेजिडेंट, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के लोकल रेजिडेंस हैं या नहीं, मतलब आप वहाँ के निवासी हैं या नहीं, वो आपको बताना है। अब जैसे मैं यहाँ नो करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ बोल दिया है कि मैं बिहार का लोकल रेजिडेंट नहीं हूँ। कैंडिडेट विल बी कंसीडर इन, अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपको यूआर कैटेगरी में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, आप भले ही एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है इस फॉर्म को भरते समय। क्यों नहीं होने वाली है, वो इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि आपको एक दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को एक अनरिजर्व कैटेगरी से लिया जाएगा, मतलब कि उसको कोई फॉर्म की फीस में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आगे चल के। जो है कोई जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। या मतलब इसका ये है कि कोई भी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, झारखंड के अलावा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है भारत के। अगर झारखंड से भी कर रहा है तो भी वो कर सकता है, लेकिन झारखंड वाले कोई आप किसी भी कैटेगरी से आप कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे स्टेट के होंगे उनको एक बात याद रखनी है कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा। अब आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ बताएंगे तो ऑटोमेटिकली यूआर आएगा, हालांकि और कैटेगरी का ऑप्शन तब आएगा जब आप झारखंड से होंगे, मतलब आप झारखंड के रहने वाले होंगे। सेम आधार कार्ड नंबर आपको बता देना है यहाँ पे। आधार कार्ड होता है आपका एक आईडी प्रूफ होता है जो हर एक इंडियन सिटीजन के पास होता है, उसको वो अपना आईडी प्रूफ आधार कार्ड में से अपना आधार नंबर देखना है, वो यहाँ डाल देना है। आपको बताना है यहाँ पे कि कोई ऐसा मार्क है आपके कहीं बॉडी पे, आपके कहीं स्किन पे जो विजिबल हो, जो दिखता हो, ऐसा मार्क हो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ भी मेरे पास ये आता है रेड स्टार, इस चीज़ को मेरे को ज़रूर भरना होता है। बाकी चीज़ों में मेरी मर्जी हो जाती है, फॉर्म भरने वाले की मर्जी होती है, वो चाहे तो उन चीज़ों को खाली भी छोड़ सकता है। अब परमानेंट एड्रेस में मैं डाल दूंगा भाई, जो भी मेरा एड्रेस होगा वो मैं यहाँ डाल दूंगा। सिटी डाल दूंगा मैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट भी डालना है मेरे को, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा। स्टेट, स्टेट यहाँ पे मैं डाल दूंगा जिस भी स्टेट में मैं रहता हूँ वो डालना है। ये नहीं कि मैं जिस स्टेट में अभी हूँ और वहाँ से फॉर्म भर रहा हूँ, मैं
जिस स्टेट में रहता हूँ वो डालना है। सेम यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है अपना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का। अब देखिए जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, अब आप बताएंगे कि वही आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब दूसरा कोई एड्रेस भी वही रहेगा या नहीं, वो आपको बता देना है। चाहे तो दूसरा एड्रेस भी यहाँ दिया जा सकता है। अब मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसमें क्या बोला गया है कि 0 और 9 1 नहीं डालना। कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि नंबर्स के आगे कभी कभार 0 1 1 होता है, 0 फिर स्टार्टिंग होती है, 9 1 होता है कहीं कहीं, और भी दूसरे 9 2, इस तरीके से नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट जो नंबर होगा वो डालना है। और आपको वो नंबर डालना होगा जो एक्टिव हो, जिससे कि आपके पास आगे चल के कोई नोटिफिकेशन होगा एग्जाम से दौरान, एग्जाम से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड, तो वो आपको आसानी से कमीशन, एसएससी कमीशन झारखंड का जो है वो आपको भेज सके। अब कंफर्म मोबाइल नंबर में कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं, इसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। अब ईमेल आईडी में क्या डाला जाएगा? ईमेल आईडी आपको पता है, आप अपने जीमेल जो होता है आपका, उसके अंदर एक ईमेल आईडी बनाया जाता है, गूगल ईमेल आईडी होता है। वो आपने अगर बना रखा होगा अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ी देर में ही अपने गूगल से अकाउंट से आप आसानी से उस ईमेल आईडी को बना सकते हैं। उस ईमेल आईडी के साथ आप अपना एक पासवर्ड भी सेट करते हैं। अब क्या करना है आपको, ईमेल आईडी जो भी आपने बना रखा हो पहले से, वो ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ देना है। कोई ऐसा नहीं देना जो आजकल में नहीं चल रहा हो, ऐसा नहीं देना है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में क्या होता है? कंफर्म ईमेल आईडी में ये होता है, आपको वही सेम ईमेल आईडी जो ऊपर डाला गया हो वही डाल देना होता है दोबारा में। अब यहाँ पे हम पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल, अब देखिए आपको प्रेफरेंस देनी है, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि पहले किस लैब असिस्टेंट में आपको जॉब मिल जाए। हालांकि देखिए आप अगर यहाँ पे क्या है, आप तीनों के हिसाब से एलिजिबल हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, एज लिमिट के हिसाब से, और सिटीजनशिप के हिसाब से भी आप इंडियन हैं, और आपने क्वालिफिकेशन भी कर रखी है उस हिसाब से, एज के दायरे में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको तीनों जॉब मिल सकते हैं, तीनों पोस्ट में से किसी में भी। तो पहले किसकी मिले वो आपको बताना है, फिर दूसरे में किसकी मिले वो आपको बताना है, तीसरे में किसकी मिले। जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो कि मैं उस लैब असिस्टेंट की जॉब लेना चाहूँगा उस सब्जेक्ट में, तो वो आपको चुनना है। मेल फीमेल दोनों के लिए बात हो रही है ये। अब एक और चीज़ आपके पास यहाँ डाउट रहेगा, मैं आपको यहाँ पे जेंडर वाली चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब जेंडर में आप देख रहे हैं अदर आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर वाले भी, या फिर मेल फीमेल के अलावा जो जेंडर है वो कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ से पता लग रही है। अब मैं यहाँ से पहले मैं रख रहा हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री को, सेकंड पे रख रहा हूँ मैं बायोलॉजी को, और थर्ड पे रख रहा हूँ मैं फिजिक्स को। आप अपने हिसाब से रखेंगे। अब एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या बताना है, मैं अब यहाँ पे 10th के बारे में बताना है, कौन से स्कूल कॉलेज या संस्था से आपने 10वीं किया। फिर उसके बाद आपको बताना है बोर्ड का नाम, उस बोर्ड का नाम। अब देखिए यहाँ पे तो स्कूल कॉलेज का नाम हो जाएगा, बोर्ड का नाम मतलब यहाँ पे सीबीएसई आने वाला है, या आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड रहा होगा उसका नाम आएगा, पासिंग ईयर आएगा, कितने मार्क्स आए वो आ जाएगा। तो ये हम डाल लेते हैं सबसे पहले। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन, जितने भी मार्क्स आपके आए थे उसकी परसेंटेज आपको आई होगी, वो परसेंटेज आपको यहाँ डालनी है। सेम अब मैं यहाँ पे डालूंगा मैंने जो 12वीं क्लास किया वो कौन से स्कूल से किया, कॉलेज से किया, कहाँ से किया, वो उसका नाम डालना है। सेम कौन सा बोर्ड रहा था वो बताना है यहाँ पे, कौन से ईयर में किया। हालांकि ईयर तो 10th के बाद अब 12th वाला 18 19 20 इस तरीके से ही होगा, उसके बाद वाला ही होगा। अब ग्रेजुएशन का बताना है मुझे, भाई मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। अब ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम इधर डाला जाएगा और कॉलेज का नाम इधर डाला जाएगा।
अब ईयर डाल दूंगा मैं, ईयर तो आप देखेंगे यहाँ से परसेंटेज में यहाँ पे बता दूंगा भाई, जो भी रहा है। सब्जेक्ट आपको यहाँ बताने हैं। अब आपको क्या करना है, अपने 12वीं के सब्जेक्ट बताने हैं पहले। यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे डाला जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं डाल रहा हूँ 12वीं के सब्जेक्ट। अब मैं डालूंगा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। अब मेरे को डालने हैं यहाँ पे कौन से, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट डालने हैं। और ये सब डालने के बाद अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ नेक्स्ट। अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है सारा डेट ऑफ बर्थ जो भी मैंने सब डाला था, वो चीज़ यहाँ पे लिखी आ गई है। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इस पे डिक्लेरेशन पे आई, यहाँ पे टिक करना है आपको कि आपने जो भी डाला है वो सब करेक्ट है। और और आप इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत निकलेगा तो, कि जैसे कि आप एलिजिबिलिटी जो थी उस हिसाब से निकलता आगे चल के कि आपने जानकारी है जो यहाँ दी वो गलत है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट रहेगी इस जॉब से रिलेटेड वो कैंसिल कर दी जाए। वो आपने पहले यहाँ पे बता दिया है इस चीज़ को टिक करके। कैप्चा टैक्स मिसमैच। अब देखिए कैप्चा जो है वो हमने शायद अच्छा सही से नहीं फिल करा है। यहाँ पे कैप्चा है 596609। अभी भी कैप्चा सही फिल नहीं हो रहा है शायद। यहाँ पे कैप्चे में हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 5E4832। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यू हैव कंप्लीटेड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। अब आपने इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। जिस ये आपको किस काम आने वाला है, ये लॉगिन करने के लिए काम आएगा। जब बाद में आप इसी फॉर्म पर लॉगिन करेंगे तो उसके काम आएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए। वही जो मैंने आपको बोला वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए ही इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी। योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट रिजेक्शन। अब आप देखिए, अब आपने अगर जैसे पेमेंट नहीं करा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं करा है तो अपलोड, तो यहाँ पे जो है आपका ये चीज़ जो है वो कैंसिल करा जा सकता है। ये आपको बताया जा रहा है। फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे अगर, और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे।
अब मैं ज़रा लॉगिन करने की देखता हूँ यहाँ पे लॉगिन होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, मेरे को बोला जा रहा है 100 रुपीज़ फ़ी जो है अब वो पेमेंट करनी है। क्या बोला जा रहा है, क्लिक पे नाउ बटन और पे करें आप पेमेंट। आफ्टर पेमेंट के बाद आपको क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट फर्दर स्टेज। उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें आपको सिंपल अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको नहीं पता है भाई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फोटोग्राफ सिग्नेचर को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो सारा कुछ, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। सारा कुछ बताया हुआ है उसके अंदर, फॉर्मेट से रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड सारा कुछ। हम अब यहाँ पे फाइनली फीस पेमेंट कर रहे हैं, करने के लिए हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, HDFC बैंक का ये गेटवे है, वहां से आप पे करने वाले हैं। आप चाहें तो दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और बाकी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यूपीआई में आप कैसे गूगल पे, फोन पे, आप पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जैसे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पेटीएम में जाता हूँ। पेटीएम में मेरे पास यहाँ पे मेरे को एंटर यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी अपना डालना है मेरे को। यहाँ पे पेटीएम जो मेरे पास होगा डिवाइस में, उसमें मेरे को अपनी यूपीआई आईडी होगी, वो डाल दूंगा मैं। इस तरीके से सारे डिटेल्स मैं अपना डाल दूंगा और फाइनली यहाँ से पेमेंट कर दूंगा मैं। तो पेमेंट आपको कर देनी है, आपके आपके रिलेटेड जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल रहेगा वो डाल के, जो यहाँ मांगा जाएगा उसको डालकर आपको पेमेंट करना है। फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद आपका क्या होगा, पेमेंट हो जाने के बाद ही आपका क्या, आप पेमेंट हो जाएगा जैसे ही। अभी देखिए ट्रांजेक्शन फेल्ड इसलिए हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया है, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में। यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और साइज़ आपको वहाँ पे लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में भी बताया गया था आपको साइज़, तो उस साइज़ में कर लेना है आपको और फाइनली उसको अपलोड करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है फॉर्म का। बस इतना करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके लैब असिस्टेंट के लिए। तो यही था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए फॉर्म कैसे भरना है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए हो। तो इस तरीके से आपको भरना है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।